नमस्कार। मैं एक बार फिर से अपना परिचय आपको दिए देता हूं। मेरा नाम नीरज कांत है। मैं गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांघी में इतिहास के प्रवक्ता के रूप में कार्यरत हूं। मैंने 9th क्लास के 9वीं कक्षा के फ्रांसीसी क्रांति अध्याय को शुरू किया था। इससे पहले वाले वीडियो में लेक्चर में जो मैंने बताया था, सबसे पहले मैं उन चीजों के बारे में आपको बताना चाहता हूं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो फ्रांस है उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। केवल 5 मिनट मैं लूंगा आपको बताने के लिए। फ्रांस की मैंने भौगोलिक स्थिति बताई थी आपको, भौगोलिक स्थिति। उसके बाद मैंने क्रांति को परिभाषित किया था कि क्रांति से हम लोग क्या समझते हैं। उसके अलावा मैंने बताया था कि इतिहास क्या है और इतिहास को किस प्रकार से पढ़ा जाना चाहिए। उसके बाद मैंने जो शुरू किया था इस चैप्टर का जो बिगिनिंग था, जो 14 जुलाई 1789 में जो एक इवेंट हुआ था जिसको हम बास्तील के विध्वंस के नाम से जानते हैं। बास्तील जो एक किला था, बास्तील विध्वंस, यहां तक हमने पढ़ा था। और जो मैंने इसका टुकड़ों में इसको विभाजित किया था, उसका ये पहला भाग था। इस पहले भाग को हमने कल या इससे पहले वाले व्याख्यान में विस्तार से बात किया था। आज हम इसके आगे वाले पोर्शन को करने जा रहे हैं। देखिए, यहां पर हम जो सेकंड पार्ट है उसको करेंगे और साथ साथ इसके क्वेश्चन भी करेंगे। तो सबसे पहला ही सवाल है कि जो लुईस 16वें जो थे, लुईस 16वें, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है लुईस 16, इनके बारे में थोड़ा सा जानने का हम प्रयास करेंगे। मैंने आपको राजशाही के बारे में बताया था, प्रजातंत्र के बारे में बताया था। तो फ्रांस में उन दिनों राजशाही हुआ करती थी और जिस समय ये फ्रांस की क्रांति हुई उस समय राजगद्दी पर लुई 16वें जो थे, 16 जो थे, वो गद्दी पर विराजमान थे। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। पहली बात, ये बुर्बोन परिवार से संबंध रखते हैं। ये ऐसे ही वंश है जिस प्रकार से हमारे यहाँ मुगल वंश है, दास वंश हुआ है, ठीक है, तुगलक वंश हुआ है। तो इसी तरह से वंश था। उसी वंश के एक ये उत्तराधिकारी थे जो 1774 में जिनको राजगद्दी पर बैठाया गया था। ठीक है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि किस तरह से सिंहासन पर वो बैठे और जिस तरह वो सिंहासन पर बैठे उनकी जो उम्र थी वो 20 वर्ष थी। ठीक है, इसके अलावा एक और बात आपको पता होना चाहिए कि इनकी जो शादी थी, ऑस्ट्रियन जो प्रिंसेस थी, ऑस्ट्रिया की जो राजकुमारी थी, ऑस्ट्रियन की जो राजकुमारी थी जिसका नाम था मैरी एंटोएटेन, मैरी एंटोएटे इसको इंग्लिश में कहते हैं। आप इसको देख लेना कि किस प्रकार से लिखा जाता है, आपकी बुक में दिया हुआ है। उनसे इनकी शादी पे हुई थी। तो ये तो हो गया लुईस 16वें के बारे में। तो यहीं पर ही आप लिख ले, साथ साथ मैं दिखाऊंगा कि आपको यहां पर ये प्रश्न बनता है। एक प्रश्न यहां पर आप लिख ले कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान शासन की बागडोर किसके हाथ में थी। एक तो ये सवाल हो गया और साथ में दूसरा ही सवाल है कि उनके बारे में कुछ व्यक्त करें। अब ये देख लेना, किस भाषा में ये सवाल हो सकता है वो मायने नहीं रखता है। हमें ये देखना है कि जिस भी भाषा में सवाल पूछा जाएगा उसी भाषा में हमें सवाल देना। सवाल दो तरह के होते हैं, एक तो हमारी जानकारी के लिए जिसकी वजह से जो हमारा ज्ञान है वो प्रगाढ़ होता है और हम धीरे 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 धीरे
ज्ञान की ओर बढ़ते हैं, और दूसरा होता है जो परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। तो ये सवाल परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, पहला। दूसरा जो इसमें पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं, इसी का दूसरा पार्ट है कि क्वेश्चन से ही आप समझ लें कि जब फ्रांस की राजगद्दी पर 1774 में बुर्बोन फैमिली के लुई 16वें ने गद्दी को संभाला था, उस समय फ्रांस का खजाना खाली क्यों था? पहले तो आप सवाल को समझ लें। फ्रांस किस समय की बात कर रहे हैं हम? ये तो 1774 की उस समय की बात कर रहे हैं। खजाने का मतलब यहां पर है राजकोष से। किसी भी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, लेकिन जिस समय लुई 16 ने गद्दी को संभाला था उस समय वहां का खजाना खाली था। तो वो क्यों था? देखिए, पहली बात यह है कि जो आसपास के राज्य थे, आसपास के जो राज्य थे उनके साथ युद्ध चल रहा था। साम्राज्य विस्तार के लिए, अपनी रक्षा के लिए ये युद्ध लड़े जा रहे थे, जिसमें फ्रांस की सीधी सीधी भागीदारी थी। और जब युद्ध लड़ा जाता है तो युद्ध के संसाधन जुटाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च होता है। इस वजह से उस समय जो एक ये भी कारण था कि खजाना खाली था। दूसरी बात, एक महल है पेरिस के अंदर, जिसको वर्साई के नाम से जाना जाता है। वर्साई एक महल है, पैलेस। उसकी साजो सामान के लिए, उसकी शान शौकत के लिए, ठीक है, उसके दरबार की भव्यता को शो करने के लिए, ये कुछ शब्द है जिसको आप लिख सकते हैं। दरबार की भव्यता, शानो शौकत, इन सब के लिए बहुत अधिक पैसा खर्च होता था। शायद इतना पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ये वहां के रिवाज में शामिल था। तो वर्साई का जो महल था, जिसमें सैकड़ों रुपए खर्च होते थे, बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता था, यह भी एक कारण था कि वर्साई जो फ्रांस का जो खजाना था वो खाली था। इसके अलावा आप लोगों को जान लेना चाहिए, इस तीसरे पॉइंट को बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो फ्रांस में, यूरोप के अंदर एक और देश है जिसने हमारे ऊपर भी राज किया था, जिसको ब्रिटेन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ब्रिटेन से बहुत सारे लोग आए थे और उत्तरी अमेरिका में वहां पर उन्होंने 13 कॉलोनियां बना ली थी। 13 कॉलोनियां बना ली थी। ब्रिटेन के ही वो लोग थे और उनकी शासन की बागडोर ब्रिटेन ही संभाला करता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, उस समय जो ये लोग ब्रिटेन के यहां पर आकर के बसे थे उत्तरी अमेरिका में, इन्होंने कह दिया कि अब हम स्वतंत्र रूप से काम करेंगे, आपको हमारा प्रशासन संभालने की आवश्यकता नहीं है। तो इनके मध्य में युद्ध हुआ था। तो जो 13 कॉलोनियां थी, 13 अमेरिकन कॉलोनी, इनकी आजादी के लिए जब युद्ध हुआ था, तो उस आजादी में फ्रांस ने अमेरिका की मदद की थी और मदद करने में बहुत सारा पैसा इनका खर्च हुआ था। तो जो पैसा लगा था, क्योंकि युद्ध में, लड़ाई में मित्रता निभाने के लिए, और दूसरी बात क्योंकि ब्रिटेन जो है फ्रांस का भी दुश्मन था, शत्रु था, इसलिए शत्रु का जो शत्रु होता है वो इनका मित्र था, इसलिए इन्होंने अमेरिका की सहायता की और उसमें बहुत सारा पैसा लगा। इसके अलावा प्रशासनिक जो अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी जिसमें कोर्ट के अधिकारी हैं और जो कर्मचारी थे, उनकी जो तनख्वाह थी, सैलरी थी, उसमें भी बहुत सारा पैसा लग रहा था। उनको पैसा देने में, उनकी सैलरी देने में, पे देने में भी बहुत सारा खजाना खाली हो रहा था। तो इस तरह से ये कुछ मुख्य कारण थे जिनकी वजह से फ्रांस का खजाना खाली था। कब? जब फ्रांस की राजगद्दी पर लुई 16वें बैठे थे। तो एक सीधा सीधा सवाल बनता है कि फ्रांस का खजाना खाली क्यों था? तो आप इसको लिख लेंगे। अगला जो पॉइंट है हमारा, इसके बारे में हमने बात की थी कि जिस समय ये क्रांति हुई थी, उस समय जो समाज था फ्रांस का,
फ्रांस में जो लोग रहा करते थे, वो जो समूह थे, वो किस प्रकार के समूह थे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसको एस्टेट के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, फ्रांस के समाज के बारे में, फ्रांस का समाज, या यूं कहें कि फ्रांस की सामाजिक स्थिति, या यूं कहें कि तीन एस्टेट। तो सवाल बनता है, प्रश्न बनता है कि फ्रांसीसी जो क्रांति थी, फ्रांसीसी क्रांति के पहले फ्रांस के तीन सामाजिक समूहों, या यूं कहें कि तीन एस्टेट के बारे में व्याख्या करें। ये, ठीक है, ये बहुत जरूरी है जानना। देखिए, जब हम फ्रांसीसी क्रांति करते हैं के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि जो फ्रांस की क्रांति है, क्रांति हुई थी, वो किन कारणों से हुई थी। आप किसी भी क्रांति के बारे में देखेंगे तो उस समय के वहां के सामाजिक समूह के बारे में जान लेना आवश्यक है। तो हम फ्रांस की जो सामाजिक स्थिति थी उसके बारे में जानते हैं। फ्रांस जो है तीन एस्टेट में बटा हुआ था। प्रथम एस्टेट जिसमें पादरी लोग आते थे। अब पादरी लोग कौन थे? जो चर्च के जितने भी अनुष्ठान होते थे उनको किया करते थे। आप लोगों ने नाम सुना होगा फादर का, पादरी मैंने बताया, आपने सुना होगा बिशप, आपने सुना होगा पोप। ये सारे के सारे ये लोग और इनके जो परिवारजन थे या इनके जो रिश्तेदार थे, वो सारे के सारे इस समूह में आते थे। एक छोटा समूह था। तो प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग आते थे। द्वितीय स्टेट, और उस समय मैं आपको बता दूं कि चर्च एक बहुत शक्तिशाली संस्था थी। उसके बारे में किस तरह से शक्तिशाली थी, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं कि वो शक्तिशाली थी, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, द्वितीय स्टेट में कौन थे? कुलीन वर्ग के। कुलीन वर्ग के आप कह सकते हैं अमीर वर्ग, या आप कह सकते हैं अभिजात वर्ग। जो बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी थे, जो दरबार में कार्यरत थे, जिनके पास बहुत सारी जमीनें थी, जमींदार वर्ग आप कह सकते हैं, इनको सामंत कह सकते हैं। तो दूसरा वर्ग ये था, और इनसे संबंधित जो परिवारजन और जो रिश्तेदार वो आया करते थे। तृतीय स्टेट, देखिए तृतीय स्टेट भी तीन भागों में बटा हुआ था, ये आपको जानना जरूरी है। पहला भाग जो है उसमें आते हैं जो थोड़ा बहुत व्यवसाय किया करते थे, व्यवसाय करते थे, व्यापारी जो लोग थे। इसके अलावा जो पेशेवर थे, पेशेवर लोगों में आप कह सकते हैं अध्यापक हैं, वकील हैं, ये सारे पेशेवर लोग थे। इनके अलावा ये मुख्य थे इसमें। दूसरा जो भाग था, उनके पास वो किसान लोग थे जिनके पास कुछ जमीनें हुआ करती थी और उनकी सामाजिक स्थिति उतनी बुरी नहीं थी जितनी कि उनकी बुरी थी जो छोटे किसान थे। और जो भूमिहीन जो मजदूर थे, इनकी स्थिति बड़ी खराब थी। हालांकि स्थिति इन तीनों ही की खराब थी। क्यों खराब थी वो देखिएगा। यहां बताने से पहले इस बात को समझने के लिए मैं आप लोगों को, एक तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई, तीन स्टेट कौन से थे ये हमें बिल्कुल समझ में आ जाता है यहां। और चर्च के बारे में कि चर्च किस तरह से एक शक्तिशाली संस्था थी वो जानने के लिए, कुलीन वर्ग को कौन कौन से अधिकार प्राप्त थे वो जानने के लिए, और किस प्रकार से इनकी स्थिति खराब थी वो जान लेते हैं। तो एक और सवाल बनता है कि फ्रांसीसी, यहां पर सवाल मैं लिख रहा हूं, प्रश्न देखिएगा इसकी तरफ। प्रश्न क्या बनता है कि क्रांति
क्रांति से पहले फ्रांस की कर व्यवस्था कैसी थी? कर व्यवस्था कैसी थी? एक और सवाल आ गया हमारे पास। देखिए, इसको जानने के लिए हम देखेंगे कर कौन कौन से थे। 3 तरह के बेसिकली कर थे। पहला कर, देखिए इंग्लिश में तो इसको टीथ कहते हैं, टीथ, और हिंदी में इसका नाम है, मैं आपको बता देता हूं, टाइट। टाइट लिया जाता है, टाइट, टाइट। एक होता है टाइट, और दूसरा है टाइप, और तीसरा है अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, ये 3 तरह के कर थे। अब देखिए ये कौन से थे। जैसा मैंने आपको बताया था कि चर्च एक शक्तिशाली संस्था थी। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, चर्च एक शक्तिशाली संस्था मैंने आप लोगों को बताई है। हाँ, टाइप, ये जो है चर्च जो है ये कर वसूल किया करती थी। चर्च को यह अधिकार प्राप्त था कि जितना भी प्रोडक्शन होगा उसका 10% हिस्सा चर्च को जाएगा, सीधा सीधा। ठीक है, अब समझे इस बात को कि ये लोग जितना भी काम कर रहे हैं तीसरे स्टेट के, उनसे जो भी उत्पादन हो रहा है उसका 10% हिस्सा चर्च को जाएगा। और चर्च को जाने वाला कर, धार्मिक कर, उसको टाइप कहा करते थे। तो पहला कर ये हो गया। दूसरा टाइप, ये सीधा सीधा राज्य को जाने वाला कर था, राज्य को, राजा को ये कर जाया करता था। एक और भी अप्रत्यक्ष कर था। अप्रत्यक्ष कर जो भी जरूरत की सामान थी, जैसे नमक था, तंबाकू था, इन पर एक अप्रत्यक्ष रूप से कर लगा हुआ था। तो और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो एक तो मैंने ये बताया कि चर्च किस तरह से पावरफुल संस्था थी कि उनको कर इकट्ठा करने का अधिकार था, टैक्स लेने का अधिकार था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से चर्च को यह विशेष अधिकार प्राप्त था कि वो समाज से सीधा सीधा टैक्स लिया करती थी। और जो समाज के लोग थे, खास करके तृतीय स्टेट के जो लोग थे, वो बाध्य थे, मजबूर थे चर्च को ये 10% धार्मिक कर देने के लिए। और एक राज्य करता, एक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करता। तो ये तो होगा कर की व्यवस्था वहां पर कैसे थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इनकी हालत इतनी खराब क्यों थी? केवल तृतीय स्टेट के लोग, केवल तृतीय स्टेट के लोग ही ये तीनों कर दिया करते थे। है ना कमाल की बात? तीनों तृतीय जो स्टेट था, जितने भी कर थे, उनको कौन दिया करता? कौन दिया करता? ये। और इनको जन्मजात, ये बात यहां पर देखेंगे आप कि इनको जन्मजात कैसे लाभ था। मैं यहां से हटा रहा हूं इसको, इसी पार्ट में करेंगे। यहां पर तृतीय स्टेट को कर देने का अधिकार था। तो विशेष अधिकार की बात करते हैं कि आप लिख ले सवाल कि विशेष अधिकार कौन कौन से थे। ठीक है, पहली बात कि जो प्रथम और द्वितीय, जो ये वर्ग था प्रथम और ये जो द्वितीय वर्ग था, ये जन्म से ही इनको ये अधिकार प्राप्त था कि ये लोग कर नहीं देंगे। कर कौन देगा? केवल तृतीय लोग। सवाल बनता है यहां पर, लिख लेना, और बल्कि इसकी बजाय आप लिखें कि कुलीन वर्ग को कौन कौन से विशेष अधिकार प्राप्त थे। ध्यान देना, ये तो मैंने सिर्फ आपको एक कर वाली व्यवस्था बताई है। अब मैं यहां पर विशेष अधिकार लिखने जा रहा हूं। एक पहला सामंती कर, यह भी एक तरह का कर ही था, जो कुलीन वर्ग को यह अधिकार था कि वो लोग भी किसी तरह से तृतीय वर्ग से कर लिया करते थे, तृतीय स्टेट के लोगों से। दूसरा, जो तृतीय स्टेट के लोग थे, उनको हर हालत में सेवादान देना होता था। सेवादान कहां देना होता था?
जो ये कुलीन वर्ग है, इनके घरों में, इनके खेतों में काम करना पड़ता था, बिना बिना पैसा दिए, बिगाड़ करनी पड़ती थी। ठीक है जी। इसके अलावा बलात् सेना में भर्ती की जाती थी, यह भी अधिकार प्राप्त था कुलीन वर्ग को। उन्हें लगता कि इनमें से किसी को भर्ती करवा देना चाहिए, तो वो भर्ती करवा दिया करते थे। ये कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे। अब देखिए, इन तीन चीजों का मैं बाइफरकेट कर या इसको रिकैप्चुलाइज कर रहा हूं, थोड़ी समरी कर रहा हूं। पहला सवाल है कि तीन स्टेट कौन से थे? प्रथम स्टेट पारसी वर्ग, द्वितीय स्टेट कुलीन वर्ग, तीसरा जो है ये मैंने बताया। ठीक है जी। उसके बाद मैंने बताया कर की व्यवस्था, ये सारी की सारी स्थिति थी, और एक जो है विशेष अधिकार कौन से प्राप्त हो। तो ये तीन सवाल यहाँ पर हो गए। और ये और मैं बता दूं, जो इससे पहले मैंने खजाने वाली बात बताई थी, खजाना खाली क्यों था, एक बात वहां पर रह गई थी कि 10 करोड़ लिरवे थी वहां की करेंसी में। आपको बुक में लिखा मिल जाएगा, समझ में ना आया तो लिरवे वहां की करेंसी, जैसे हमारे यहाँ रुपया है इस तरह लिरवे। पहले 2 करोड़ उनके पास कर्जा ऑलरेडी था लिरवे, और जब युद्ध हुए उनकी वजह से ये और हो गया कर्जा। इतना सारा कर्जा जो है फ्रांस के खजाने को वहन करना पड़ा। और उसके अलावा ये जो कर्जा देने वाले लोग थे, इन्होंने 10% इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। इन सब की वजह से खजाना, एक उसमें पॉइंट जोड़ लेना कि खजाना खाली क्यों था। ये मैंने कुछ पॉइंट आपको बताए हैं, ये लिख लें। उसके बाद हम एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे इसको। अगला जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो क्वेश्चन उसका बनता है कि फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। महत्वपूर्ण सवाल है भैया। और मेरे ख्याल से आप जब अगर पिछले क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन पेपर में ये देखने को मिलेगा। और मेरी आपसे ये विनती भी है, निर्देश भी है, सलाह भी है एक अध्यापक के रूप में कि आप लोग बुक को जरूर पढ़ लें। किसी भी हेल्पिंग बुक को पढ़ने से पहले मेरी आपसे विनम्र ये सलाह है कि आप बुक को जरूर पढ़ लें 48 घंटे में। मेरा लेक्चर सुनने के बाद अगर आपने मात्र 48 घंटे के अंदर इस अध्याय को पढ़ लिया, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको ये सारी चीजें बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो तीसरा है, इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रश्न है हमारा कि फ्रांसीसी क्रांति के कौन कौन से प्रमुख कारण रहे, कि कौन से कारण रहे जिसकी वजह से फ्रांसीसी क्रांति हुई। इसको हम 3 भागों में बांटेंगे। देखिए, पहला है जीविका संकट, एक जीविका संकट, बड़ा आसान है। दूसरा है मध्यम वर्ग का उदय, मध्यम वर्ग का उदय। और तीसरा है दार्शनिकों का योगदान, दार्शनिकों का योगदान। देखिए, बड़ा आसान है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि तो फ्रांस की, देखिए चैप्टर का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। अब फ्रांसीसी क्रांति हुई क्यों थी, क्या कारण थे? तो देखिए, फ्रांस में जो जनसंख्या थी वो, पहली बात 1715 में जो जनसंख्या 2 करोड़ 3 लाख थी, 2 करोड़ 3 लाख। मैं एक बार एक फैक्ट देख लेता हूं कि इसमें ऐसा ही है क्या। हाँ, वो 1789 में जब क्रांति हुई थी तब तक बढ़कर के 2.8 करोड़ हो गई थी। यानी कि जनसंख्या का बढ़ना। अब जनसंख्या बढ़ी तो क्या हुआ, आवश्यक संसाधनों की कमी हो गई। आवश्यक संसाधनों की कमी, आवश्यक संसाधन जैसे खाने पीने की जो चीज है, क्योंकि जो प्रोडक्शन था, जो
उत्पादन था वो वैसा ही रहा, बढ़ा नहीं। वैसा ही रहा, बढ़ा नहीं। बढ़ा नहीं तो क्या हुआ? लोगों की जो आधारभूत आवश्यकताएं थी, आधारभूत आवश्यकताएं वो पूरी नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से जीविका का संकट उत्पन्न हो गया। जीविका के संकट से हमारा अभिप्राय है जब हमारी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती, जिस समय हमें खाने के लाले पड़ जाते हैं, जिस समय जो प्रशासन है, जो राजनीतिक शक्तियां हैं, जो उस समय प्रशासन को संभाल रही हैं, सरकार हैं, वो ऐसी नीतियां नहीं बना पाती जिसकी वजह से हमें खाने के लिए चीजें मिले, और जो स्थिति थी वो बहुत ज्यादा विकट होती चली गई, और जिसकी वजह से अमीर और गरीब में भेद बढ़ता गया। अमीर और गरीब में भेद बढ़ता गया। अब जब सवाल जो पूछा जाता है कि क्या कारण रहे, तो जनसंख्या का बढ़ना और संसाधनों की कमी, जिसकी वजह से जीविका का संकट उत्पन्न हो गया, ये एक प्रमुख कारण रहा। बड़ा आसान है। जनसंख्या का बढ़ना, उत्पादन का घटना, लोगों को जीविका का संकट होना, ये एक कारण रहा। उसके अलावा अब आप देखिए कि मैंने आपको तृतीय स्टेट में 3 बाइफरकेट किए, 3 बताया। जो व्यवसायी वर्ग था, जो व्यापारी वर्ग था, जो पेशेवर लोग थे, जिसमें मैंने आपको अध्यापक बताए, वकील बताए, इसमें मैंने आपको व्यवसायी बताए, छोटे व्यापारी बताए। इन लोगों ने क्या किया? एक तो ये जो व्यापारी वर्ग थे, जो इन्होंने समुद्र पार जाकर के भी व्यापार किया, खास करके जो ऊन और रेशम का व्यापार था उसका निर्यात किया, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई। एक बात, इसी तरह से जो अध्यापक और वकील जो लोग थे, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हुई और उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा देना शुरू किया। और ये ऐसे ही व्यापारी लोगों ने अपने बच्चों को शिक्षा देना शुरू किया। जब ये लोग शिक्षित हो गए, तब इनको समझ में आने लगा कि जो ये जन्म के आधार पर भेद होता है, कि केवल तृतीय स्टेट के लोगों को ही बाध्य किया जाता है कर देने के लिए, तो धीरे धीरे लोगों ने आवाज उठानी शुरू करी। और ये भी एक कारण बना कि जो मध्यम वर्ग था वो शिक्षित होने लगा, वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने लगा, और वो बहुत सारी चीजों में, व्यवस्थाओं में परिवर्तन चाहता था। तो ये भी एक प्रमुख कारण बना। उसके बाद दार्शनिकों का योगदान। देखिए, दार्शनिक कौन होता है? जो अपने विचार प्रस्तुत करता है। यहां पर हम फ्रांस की जो क्रांति हुई उसमें 3 दार्शनिकों के बारे में बात करेंगे। पहला था, एक था मोंटेस्क्यू, एक था रूसो, और तीसरे का नाम था, मैं देख लेता हूं, उसका नाम था जॉन लॉक। पहला था, देखिए, एक था जॉन लॉक, जिसने नाम लिखा, जिसने किताब लिखी थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, यस, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इसमें इन्होंने क्या कहा, एक मैं पहले बता दूं, दूसरी जो बुक थी रूसो की, एक दार्शनिक हुए हैं, जिसमें बात थी कि सामाजिक अनुबंध, इसी तरह से तीसरे जो थे मोंटेस्क्यू, उन्होंने जो बुक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ लॉ, द स्पिरिट ऑफ लॉ। देखिए, अब इन्होंने, ये जो दार्शनिक थे, इन्होंने अपने विचारों को शब्द में बांध करके पुस्तकों के रूप में लिखा, और उनके क्या क्या विचार थे, उन विचारों को लगातार लोगों द्वारा, शिक्षित हुए लोगों द्वारा पढ़ा गया। इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना भाई, जो लोग ने आपको देखने को भी मिलेगा, इनकी पुस्तक को लिखने से पहले लोगों के मस्तिष्क में यह बिठाया हुआ था कि जो राजा है
वो भगवान का भेजा हुआ दूत है, उनके पास दैवीय शक्तियां हैं और प्रजा को उनकी बात माननी ही चाहिए। तो इस दैवीय शक्ति की जो अनुकंपा का जो नीति बनाई हुई थी, उसको यहां पर इन्होंने चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये राजा है, ये प्रशासन है, ये सरकार है, ये बनी है लोगों के काम को करने के लिए। तो इस तरह से इस किताब में ये बात लिखा गया कि राजा कोई भगवान का भेजा हुआ दूत नहीं है, बल्कि प्रजा की सेवा के लिए उसे कार्य करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, सामाजिक अनुबंध। रूसो ने पुस्तक लिखी, उसमें लिखा गया कि एक सामाजिक अनुबंध है राजा और प्रजा के बीच में। राजा का कार्य है कि वो प्रजा को सारी सुविधाएं मुहैया कराएं, और प्रजा का यह कर्तव्य है कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे और राजा की बात को माने। इन दोनों में से भी जो भी अनुबंध को ठुकराता है, उस सरकार को बदल देना चाहिए, ये रूसो ने कहा। मोंटेस्क्यू ने क्या कहा कि अधिकार जो है, अधिकार उनका बंटवारा होना चाहिए, शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। शक्तियों का बंटवारा किस किस में? कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधानपालिका, ये मोंटेस्क्यू ने कहा। और इसी बात को अमेरिका के संविधान में अपनाया भी गया था जब अमेरिका आजाद हुआ था 1774। तो मोंटेस्क्यू ने ये कहा कि अधिकारों का बंटवारा होना चाहिए और राजा के पास निरंकुश शक्तियां नहीं होनी चाहिए, राजा की शक्तियों को चेक किया जाना चाहिए। तो इस तरह से इनके द्वारा जो बुक लिखी गई, इनके शब्दों का जो प्रभाव पड़ा जनता के ऊपर, वो भी एक प्रमुख कारण बना फ्रांस की क्रांति का। तो इस तरह से ये हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं। अगले भाग में हम अगला पॉइंट करेंगे, हम प्रयास करेंगे कि अगले भाग में इस चैप्टर का अंत करें। अगर नहीं हो पाता है तो ज्यादा से ज्यादा एक और लेक्चर हम लोग इसमें देंगे। और आपसे फिर से मैं एक बात को रिपीट कर देता हूं कि आप बुक को जरूर पढ़ लें और इस तरह से इस चैप्टर को पढ़ें, आपको काफी लाभ मिलेगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।